ध्यान देंगे बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज एक नया चैप्टर, नाम है सॉलिड्स। देखो एनसीईआरटी में तो इसका नाम सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और वो है इलास्टिसिटी। इस चैप्टर में हम सिर्फ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। सॉलिड की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो सॉलिड चैप्टर में हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो है इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे सॉलिड को मैं दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूं, प्लास्टिक और इलास्टिक। अब मैं अगर आपको समझाऊं प्लास्टिक और इलास्टिक क्या होता है, तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स, डीफॉर्म और रीफॉर्म। फोर्स इस नाम से आप वाकिफ हो। स्ट्रेस आपने इतना इससे पहले नहीं सुना। रीफॉर्म और डीफॉर्म, ये फोर्स अप्लाई करने पर दो चीजें होती है। स्ट्रेस का बेसिक मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम किसी चीज पे स्ट्रेस लगाते हैं, और फोर्स का मतलब क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको मैं बता चुका हूं आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम किसी चीज पे स्ट्रेस लगाते हैं, किसी सॉलिड चीज पे, तो उसकी शेप खराब हो जाती है, ठीक है, या वो डिफॉर्म हो जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने किसी पे अप्लाई करी तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। मैंने गलत जगह लिख दिया, डिफॉर्म। और रीफॉर्म मतलब व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, जब अप्लाइड फोर्स हटाई जाती है तो वो अपनी शेप वापस ले लेता है, अपनी शेप रीफॉर्म कर लेता है, अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास ये एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल को मैंने एक टेबल में कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वो स्केल उस टेबल के गैप में आ गया, ठीक है। ऐसा आपने कई बार किया होगा। मान लो कोई टेबल है, उसके गैप में उस स्केल को रखा और उस स्केल को वाइब्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, वाइब्रेट। वाइब्रेट कैसे करते हैं, हम यहां से मस्कुलर फोर्स लगाते हैं एक थंब से, और वो चीज इधर की तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहते हो कि भैया वो झुककर इस तरफ आते आते थोड़ा तिरछा हो जाता है वो स्केल। तो जब वो तिरछा हो जाता है तो वो अपनी शेप खराब कर लेता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि अगर यही शेप वापस आना चाहे तो कब आएगी वो, जब आप थंब हटा दोगे। तो मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूं, ये कंडीशन कब लगेगी, व्हेन फोर्स ड्यू टू थंब इज रिमूव्ड। जब अंगूठे से लगने वाली फोर्स हट जाए, जब अंगूठे से लगने वाली फोर्स हट जाए, तो वो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तो वो वापस अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। अब आपने कहा भैया ऐसा नहीं होता, क्यों, आपने अंगूठे से इतनी फोर्स लगा दी कि वो टूट गया, अब वापस कैसे आएगा। तो क्या ये मुमकिन है, हाँ। बियॉन्ड, एक टर्म है, मैंने बीच में गैप छोड़ दिया है, बियॉन्ड अ टर्म एन ऑब्जेक्ट does not regain its original position
back after removing external force और एक्शन। बाहर से लगने वाली फोर्स और एक्शन को हटाने के बावजूद भी अगर कोई चीज वापस नहीं आ रही है तो उस चीज का नाम क्या है? इलास्टिक लिमिट। आप उस लिमिट को क्रॉस कर गए हो। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बैक आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट ही ओवरकम कर दी, क्रॉस कर दी, तो वो टूट गया। ठीक है। अच्छा, तो आपने जो बाहर से फोर्स लगाई वो किस पे लगाई? किसी एरिया पे। तो मैंने आपसे पूछा भैया फोर्स कहां लगी, तो आपने कहा भैया पर यूनिट एरिया लगी, और उसका नाम क्या है? स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया अगर लगता है तो चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? डायमेंशंस में चेंज आता है। तो मैंने आपसे कहा भैया वहां पर चेंज आया, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्या ये भी कोई टर्म है? ये हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था, इसका नाम है स्ट्रेन। तो हमने दो चीजें सीखी, एक स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, और स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया। अनबैलेंस्ड अप्लाइड स्ट्रेस कॉज स्ट्रेन। अनबैलेंस्ड अप्लाइड स्ट्रेस स्ट्रेन का कारण बनता है। ठीक है। ठीक बात है। तो तूने कहा कि भैया आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा किसने कहा? हुक्स ने। अपने लॉ में, हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में स्ट्रेन। और वो कांस्टेंट क्या है? ई। इलास्टिसिटी के लिए ई यूज करा है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशियो। उसने कहा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए उनका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा 45 डिग्री पर। ये कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ई है आपका एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। कितने प्रकार के स्ट्रेन होंगे भाई? जितने प्रकार के डायमेंशन, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक या शेप। तो पहला आया आपका लीनियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। चेंज इन लेंथ का मतलब है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल।
ठीक है। अब दूसरा स्ट्रेन आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं आपको चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ दिखाऊं तो वो ये है। मान लो ये एक लेंथ है, एक लीनियर चीज है, ये लो, और इसके अंदर छोटा सा चेंज आ गया, छोटी सी लेंथ बढ़ गई। कैसे? ये तो जो छोटा सा चेंज आया है ये है dl लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? l लेंथ। तो ये है आपका स्ट्रेन। तो क्या जरूरी है स्ट्रेन बढ़ेगा ही? क्या लेंथ खिंचनी ही चाहिए? कंप्रेस नहीं हो सकती? कंप्रेस भी हो सकती है। तो डेल्टा एल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो वो आपको वर्ड से पता चलेगा कि वो कंप्रेस हुआ है या एक्सपैंड हुआ है, कंप्रेस हुआ है या एक्सपैंड हुआ है, इस बात को समझो। दूसरी बात, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए मैं एक वॉल्यूम बना के दिखाता हूं आपको। ये क्यूब है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया यहां से, ठीक है, भला हो इस ऐप का, वरना मैं तो बेड़ा गर्क कर देता ड्राइंग में। ये इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया। पहले ही बनाता था मैं, ये बड़े बेकार बनते थे। अब ये जिस तरीके से थोड़ा सा एक्सपैंड करा है ना बेटा, इस एक्सपैंड का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर मैं आपसे बात करूं शियर स्ट्रेन की, क्या है ये शियर स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एंगल, या चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप भी कह सकते हो आप। ठीक है, मान लो किसी की शेप ऐसी थी, या वो होता है आप जो खेलते हो कार्ड का एक डेक होता है, और उसने आपने उसको ऐसा कर दिया ऊपर से उस पर फोर्स लगा के, तो उसमें एक एंगल का चेंज आ गया। कार्ड का डेक समझ आया? नहीं आया? ताश की गड्डी, हाँ आ गया, सारे जुआरी यहीं बैठे। तो जो ताश की गड्डी होती है उसको अगर आप एक तरफ से फोर्स लगा के तिरछा कर दो तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है। ये ज्यादातर ना लिक्विड में देखा जाता है। मान लो कोई गाड़ी चल रही है, उसकी लिक्विड है, वो लिक्विड जब आगे पीछे जाएगा तो शेप में चेंज आएगा, वगैरह वगैरह। तो वो शियर स्ट्रेन। अच्छा, तीसरा भी हो गया। और शियर स्ट्रेन के बाद, अच्छा भैया तीन तरीके के स्ट्रेन है, तो मॉड्यूलस भी तीन हो जाएंगे। पहला यंग्स मॉडुलस। अब हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। पहला यंग्स मॉड्यूलस, वाई से दिखा लो, गामा से दिखा लो। लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल बाय एल। और ये है आपका यंग्स मॉडुलस, फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। खत्म कहानी। अब यंग्स मॉडुलस की कोई आपसे यूनिट पूछे तो फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। चेंज इन लेंथ की यूनिट मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट है यंग्स मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और डायमेंशनली m1 L-1 T-2। याद रखना ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन है। ये यंग मॉडुलस हो या और जो आगे आने वाले दो मॉडुलस है उनमें सेम रहेगी, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरा मॉडुलस देखो आप, बल्क मॉडुलस। इसमें हम बात, इसको बीटा से दिखाते हैं, इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। ये है आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, फोर्स अपॉन में एरिया मल्टीप्लाइड में V बाय डेल्टा V। ये एक फॉर्मूला आ गया। और ऊपर यंग मॉडुलस कहाँ गया, यंग मॉडुलस का भी इसी फॉर्म में बना लो एक फॉर्मूला। फोर्स अपॉन एरिया L अपॉन में डेल्टा L। खत्म कहानी। अब तीसरा आता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस इसे ईटा से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर हम शेयर मॉडुलस की बात करें तो ये है स्ट्रेस अपॉन में shear strain। फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन एंगल अपॉन में एंगल। इसकी शेप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, क्या चेंज आता है, ये चेंज आता है। ये आपका एंगल है थीटा, ये लेंथ है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्स चेंज आ गया। तो आप डेल्टा थीटा बाय थीटा कहो या एक्स बाय एल कहो, बात एक ही है। कोई थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूले से। तो आपका जो ईटा आएगा वो आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया एक्स बाय एल। इसको आप कह सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्स नीचे एल ऊपर। ये है आपका शेयर मॉडुलस। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, तीन मॉडुलस निकले और डायमेंशन तीनों की सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू शेयर मॉडुलस। कैसे, डायमेंशनली, याद रखना। और क्या है इनकी डायमेंशन, m1 L-1 T-2। यही डायमेंशन प्रेशर की भी होती है, स्ट्रेस की भी होती है, तीनों मॉड्यूलस की भी यही डायमेंशन है। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके लेसन नंबर 2 में, यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो यहां पर हमने बातें सीख ली, तीन तरीके के ये सीख लिए। अब बात आती है जो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करी। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के, कब तक, प्रैक्टिकली स्ट्रेस कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। तो प्रैक्टिकली ग्राफ कैसा होना चाहिए, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं एक स्ट्रेस स्ट्रेन का बड़ा ग्राफ बना रहा हूं, जरा ध्यान देंगे सब। एक्सिस वही है हमारे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पॉइंट ए तक। इसे पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हो आप। इसके बाद ये कर्व थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा सीधा हो जाएगा एक पॉइंट तक, फिर आगे बढ़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, फिर पीक लेगा और इस तरीके से ग्राफ बनाएगा। पूरा ग्राफ देख लो, इसमें कभी नीचे नहीं जा रहा है,
ठीक है, जिस तरीके का कर्व बन रहा है उसमें पॉइंट देखो आप, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला पॉइंट क्या कहता है, ए है, ये ए है पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी मैक्सिमम यील्ड, यहां तक आप इसको खींचोगे तो भी ये वापस आ जाएगा। सी परमानेंट सेट, अब ये सेट हो चुका है। डी मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ई फ्रैक्चर पॉइंट, टूट गया। ठीक है, ए पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां तक तो ये बात मानेगा हुक्स की। बी यील्ड पॉइंट, वापस आ जाएगा यहां से भी। सी परमानेंट सेट, यहां जाके ये अपने आप को डिफॉर्म कर चुका है, इसमें चेंज आ चुका है 1% का लगभग। ठीक है, मतलब सी पॉइंट के बाद वो ओरिजिनल ओ पे कभी नहीं आएगा, ओ डैश पे आएगा। ठीक है, डी का मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ई का मतलब फ्रैक्चर पॉइंट। ये 5 पॉइंट है, इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अब तक हमने बात कर ली स्ट्रेस स्ट्रेन की। ठीक है, तीनों मॉड्यूलस की, और एक प्रैक्टिकल कर्व की, और एक हुक्स लॉ के कर्व की। हुक्स लॉ का कर्व ये देखो, सीधा साधा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। ठीक है, तो ये था बेसिक। इस बात कर रहे हैं हम पॉइजन्स रेशियो की। पॉइजन्स रेशियो में हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ की। अगर किसी सिलेंड्रिकल वायर की चेंज इन लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ में चेंज आ रहा है, तो पॉइजन्स रेशियो कहती है उसके डायमीटर में भी चेंज आएगा। और जो चेंज इन डायमीटर है वो घट रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर घट रहा है, इसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को आप सिग्मा से दिखा सकते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर। तो पॉइजन्स रेशियो क्या बन गई आपकी, माइनस ऑफ डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डेल्टा डी। और यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो डायमीटर है उसमें चेंज जो आ रहा है वो डिक्रीज में आ रहा है, डायमीटर इसका डिक्रीज कर रहा है और लेंथ इसकी इंक्रीज कर रही है। ये न्यूमेरिकल में नहीं डालेंगे हम, ये कंसेप्चुअली समझाने के लिए कि पॉइजन्स रेशियो में नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज होना डायमीटर का। दूसरा पॉइंट आता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं वर्क पावर एनर्जी थ्योरम के हिसाब से एनर्जी चेंज इन वर्क डन या वर्क डन चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। वो लगा लिया हमने, U इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ। हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, लेंथ अपॉन में डेल्टा एल। तो यहां से फोर्स क्या निकल गई आई हमारी, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में एरिया मल्टीप्लाई में डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इस फोकस की जगह मैं ये वैल्यू, इस फोर्स की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है वाई ए डेल्टा एल मल्टीप्लाई में डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल से मल्टीप्लाई होके उसका स्क्वायर बना लेगा। अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं और नीचे वाले वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ में खोल दूं, एरिया से एरिया कट जाएगा, लेंथ से मल्टीप्लाई होके लेंथ का स्क्वायर बन जाएगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी बनी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। डेल्टा एल बाय एल है आपका स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने कहा जो पोटेंशियल एनर्जी अगर उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो एनर्जी की डेंसिटी आ जाएगी। एनर्जी की डेंसिटी क्या है? यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में स्ट्रेन का स्क्वायर। अब इस एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से दिखा सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू बनी हमारी गामा मल्टीप्लाई में स्ट्रेन का स्क्वायर। तो आप यू को कह सकते हो गामा की वैल्यू रख के स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन मल्टीप्लाई में स्ट्रेन का स्क्वायर। अब एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन तो कट गया, तो यू आया आपका स्ट्रेस मल्टीप्लाई में स्ट्रेन। तो ये थी आपकी प्लास्टिक पोटेंशियल